एक बार स्वागत है और अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम बस्तर का विकास में। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा की गुणवत्ता यहाँ दिख रही है। जो पुराने कार्यकाल में जो हम लोगों ने वादा किया था और हम लोग ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि 11वीं 12वीं के बाद किसी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी इसके प्रति पूरी तरफ से सचेत है और उसको करने का प्रयास कर रही है। आप देखेंगे जो अंदरूनी इलाके हैं वहां के बच्चे 12वीं पास करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी व्यावसायिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई कहीं पे स्टैंड ही नहीं होता। बच्चों को राजनीति पे क्यों नहीं लाते आप लोग? मैं ये पूछना चाहता हूँ, 12वीं के बाद ही कॉलेज होता है ना, कॉलेज के बाद ही इंजीनियरिंग होता है ना, 12वीं के बाद ही स्वास्थ्य का सेवा होता है ना। जब पीएमटी की परीक्षा होती है, मेडिकल कॉलेज में लोग जाते हैं, वो 12वीं के बाद ही होता है ना। 12वीं के सामान्य हमारे जो महापौर जी, पूर्व महापौर जी बोल रहे हैं 12वीं तक की परीक्षा के बाद कुछ नहीं था। मैं इस बात को मैं बता रहा हूं आपको, लगातार इसमें करने का प्रयास यदि कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया है। 15 साल में आप लोगों ने सिंचाई की बात करूंगा, सिंचाई नहीं, शिक्षा की बात चल रही है। अभी शिक्षा की बात कर लें कि 12वीं कक्षा के बाद आपने कौन सी ऐसी संस्था खोल दी जहां पे व्यावसायिक परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग हो रही है? किसी प्रकार का कुछ नहीं है। आप शून्य स्तर पे 12वीं पास करने के बाद रूटीन में वो बीए बीकॉम करता है और अपनी रूटीन की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आज व्यावसायिक परीक्षा चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, उसके लिए किसी प्रकार का, आप जैसे लॉ कॉलेज की बात करेंगे, आज क्लैट का एग्जाम है, मुझे बता दीजिए के लिए बस्तर में पूर्व महापौर जी मैं कहना चाहता हूं, जो यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी कैटेगरी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पे है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश में 40वें रैंक पे है। जिस कॉलेज में बैठे हैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कृषि महाविद्यालय जो कि हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी हमारे यहाँ पर। मैंने इसको प्रवेश की बात की रोकूंगा, नहीं, मैंने इसमें प्रवेश की बात कर रहा हूं। जयसवाल जी, एक सेकंड में दोनों को रोकूंगा। वैसे बोलचाल में ये जरूर कहा जाता है कि सलवा जुड़ुम हो गया, आपस में दोस्ती हो गई। मनीष जी को मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग मौका ही नहीं दे रहे, दोनों एक दूसरे, इनका भी टाइम आप ले लेते हैं। राजनीति का चरित्र वही है, अवसर मिले तो लपक लो, छोड़ो मत। देखिए, बात विकास की हो रही है तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मुझे लगता है कि उसके बाद बस्तर की सुध सरकारों ने ली है, प्रशासन ने लिया है और संवेदनशीलता आई है बस्तर के विकास को लेकर के। जो विकास का एक पैमाना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है कि पिछले 15 वर्षों में बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी अच्छा काम हुआ है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही मनीष जी, एक सेकंड रोकूंगा। मैं रायपुर बाई सड़क आया, सड़क तो नहीं था, टोलगेट जरूर मिले मुझे। अब देखिए, टोल गेट जो है मुझे लगता है ये भी एक विकास का परिचायक है कि पहले बिना टोल दिए आते थे, अब टोल देकर के आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बस्तर में कुछ है जिसके चलते पैसा चुका करके बस्तर आ रहे हैं लोग। नहीं, जिसलिए जगदलपुर की लोकल गाड़ी अभी 25 रुपए वादा करते हैं और 45 ले लेते हैं हमसे। संतोष जी, जिस हिसाब से अगर हम बस्तर की बात करें, मैं 2000 की बात करूं जहां से छत्तीसगढ़ की शुरुआत हुई, पूरे प्रदेश में अगर कहीं सड़क था तो बेहतरीन सड़क अगर कहा जाए रायपुर से जगदलपुर। पर ऐसा क्या होगा कि 2020 आते आते सड़क को कई जगह हमको ढूंढना पड़ता है। रायपुर से जगदलपुर इस सड़क का निर्माण कार्य चालू था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ठेकेदार जो है वो बीच में, जैसे रायपुर से धमतरी तक के ठेकेदार गायब हो गया, वैसे ही बेड़मा से धमतरी में इतने बड़े पावरफुल मंत्री रहते हुए ठेकेदार गायब हो गया, बड़ा गायब हो गया। यही 15 साल का विकास है। कर रहा हूं सब, मैं कहां ये अस्वीकार कर रहा हूं। उसके बाद जो यहां पर बेड़मा से अपने माकड़ी से लेके बेड़मा तक का रोड था, उसका भी ठेकेदार मतलब अपने काम को छोड़ के गया। दूसरा, अभी 3-4 रोज पहले माननीय गडकरी जी ने बैठक की और बैठक करके रायपुर से जो धमतरी तक की 4 लाइन, इसके ठेकेदार से बात किया, फिर से नया ठेकेदार अपॉइंटमेंट हुआ और आने वाले समय में उसमें काम का प्रोग्रेस दिखेगा। वैसे ही ये जो रोड जिसके बारे में ये जो आप बता रहे हैं रोड के बारे में, जैसी कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, आपके रोड के काम बंद हो गए, ठेकेदार भाग गए। ये पब्लिक की
कोई उससे- चिंता ही नहीं है। राजनीतिक रोटी की सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट में अलग आ गई। आप लोग ऐसा नहीं, माहौल नहीं देते हो, माहौल नहीं, उसके लिए ये ठेकेदार ऐसा हो गया कि काम पब्लिक कर की पाए। चिंता ही नहीं, पब्लिक की किसी को चिंता नहीं है। आज उसमें बेड़मा के पास आप रोड राजनीति चले आइए, करने रोड का ही नहीं कोई है। मामला नहीं है कि कांग्रेस अगर की राजनीतिक गवर्नमेंट आई बात- और इतना ये अच्छा रोड बन जो रहा है, बात आपने स्वीकार बोला। कर रहा हूं मैं कि जो ठेकेदार गायब वो चला गया, छोड़ के चला गया, किसी कारण से चला गया, और यदि काम यहाँ का नहीं समझ आ नेशनल रहा हाईवे है साहब, आधे में छोड़ के चले जाए। गडकरी और जगदलपुर से रायपुर एकमात्र ट्रांसपोर्टेशन का साधन है आपके पास। आप आज ही एकमात्र ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, और उस ट्रांसपोर्टेशन साधन ही खराब हो चुका है रायपुर आपका। तक की जो रोड है उसके बारे में चिंता किया है सामान्य हमारे परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री, पीडब्ल्यू अरे मंत्री नितिन गडकरी जी ने चिंता की है। वो चिंता और कर रहे हैं, वैसी सब कहीं- चीज ठीक और है। मैं ये कहना नहीं, चाहता इसमें हूँ 15 मनीष साल जी, के अंदर आप जो बोल रहे हैं रोड, मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत बढ़िया रोड नहीं, थी। क्या जो बड़े नेता या अधिकारी हैं वो सड़क मार्ग से नहीं आते। इसलिए तो बस्तर का नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए अब आपको सीधे जगदलपुर लिए चलते हैं, जहां पर बस्तर का विकास और बदलते बस्तर पर चल रहा है मंथन। उसका कारण है कि जब तक ड्रेनेज नालियों का पानी शहर का उस तालाब में गिरता रहेगा, जल कुंभी बनती रहेगी। ये निश्चित। ड्रेनेज को ठीक करने की जिम्मेदारी आदरणीय महापौर जी की थी। उन्होंने क्या किया 5 साल? साहब पहले नहीं, दूसरी आपने बात, बर- मैं नहीं, इसको- बराबर बोला आपने। जो नदी, मैं जो ये तालाब यहाँ पर जिसमें- दलपत सागर की बात आई, इसलिए मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। दलपत सागर में 1999 के बाद 2001 में मैंने काम चालू किया था। सिर्फ 24,45,540 रुपया 45 ने पैसा मैंने उस कार्यकाल में खर्च किया, अपने कार्यकाल पे। 45 पैसा भी याद है? याद है मेरे को, बिल्कुल याद है। क्योंकि आरोप लगते हैं ना, करोड़ों खा गए, आरोप लगते हैं, इसलिए बोला, ये फिगर बता रहा हूं मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उससे पहले कांग्रेस का शासन था। 1947 से लेकर 2000 तक पूरा कांग्रेस का शासन नगर पालिका जगदलपुर में था। कब उन्होंने सूद ली दलपत सागर की साहब? अच्छा, दलपत सागर की सूद तो बहुत ली, लेकिन 4 करोड़ का बंड बनवा के पूरा सत्यानाश कर दिया दलपत सागर को। आपको कौन रोका था उस भ्रष्टाचार के? भ्रष्टाचार का जो ये भ्रष्टाचार तो हो भ्रष्टाचार चुका हुआ, था। तो आप 5 साल महापौर थे, आप क्यों जांच नहीं करवाए अरे साहब? जांच आपको तो जांच करा- कराने का आपकी अधिकार, सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन। अरे अभी भी आपके हम तो साल लिख- पर हम तो साल भर लिख आपके लिख के- मुख्यमंत्री थे, हम तो आपके लिख लिख के मुख्यमंत्री थक साल गए। भर हो गए। अब होगा आप कार्रवाई। अभी भी जांच करवाइए, अभी भी अच्छा, दोषियों बंड को बना सजा के दीजिए। पूरा इसमें वाटर किसी को ड्रेनेज कोई ये कमी किया। नहीं। मैं आखिरी पड़ाव पे हूं, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। मैं आपके सपना चाहता हूं 30 सेकंड में, बस्तर को लेकर आपका सपना क्या है? मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। देखिए, बस्तर में सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, ये 3 प्रमुख चीजें मैं चाहता हूं। ये हमारी सोच है सरकार की, जिसमें शिक्षा की जो 12वीं तक शिक्षा की किसी प्रकार की किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कमी नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार से पिछली सरकार ने स्कूलें बंद करके मर्ज किया है। नहीं, मैं समझ गया। 12वीं का मतलब सीधे वो वोटर बनेंगे 1 जनवरी से, परफेक्ट नहीं नहीं, वैसा नहीं साहब। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की गाइडलाइन चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, एग्रीकल्चर में हो। सर, दिल्ली में लेके गए बड़े बड़े वो हॉस्टल क्या क्या बनाए, एक भी लड़के कुछ नहीं कर पाए। साहब वही तो वापस बात आ है, गए। यहीं पे, यहाँ पे वो नाम ही था। नहीं, यहाँ प्रयास, वो प्रयास ही रह गया। यहाँ पे जगदलपुर में संतोष जी। स्थानीय रूप से उसको देना चाहिए। मेरा बस्तर के 30 विकास की सेकंड में। दृष्टि से ये विजन है कि बस्तर में हमारे बेरोजगार, हमारे युवा, हमारे यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, इनको रोजगार प्राप्त हो, इनके उपज का जो है वो उचित मूल्य मिले, यहाँ के हर हाथ को काम, हर खेती में पानी ये पहुंचे, हमारे यहाँ हर घर में बिजली हो, रोशन हो, हर जगह पे रोड हो, नाली हो, दूसरा इसमें एक मैं इसमें बोलना चाहूंगा, स्वास्थ्य। सबसे पहले मैं एक स्वास्थ्य बोलना पाऊंगा कि स्वास्थ्य में जो कांग्रेस, एक बार स्वास्थ्य में जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, आज महारानी अस्पताल का एक उदाहरण जीता जागता पब्लिक के सामने। टाइम ले रहे हैं, बाद में ना मनीष जी उसका चुकता कर लेंगे। मैं एक बात और बोलना महारानी चाह रहा हूं। हॉस्पिटल का विषय है। नहीं, ठीक है। अभी एक सेकंड 1 मिनट के लिए बोल रहा हूं। एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है, वहां पर इलेक्शन के दरमियान महारानी हॉस्पिटल का हल्ला करते थे कांग्रेसी लोग। मैं बोलता हूं सुपर हॉस्पिटल बन रहा है, मीडिया को यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। आप क्यों नहीं रोकते उसको? आपको रोकना चाहिए। अरे शहर के बीच का अस्पताल जो बंद हो चुका है उसे अरे शुरू- साहब, कौन सा शहर का हॉस्पिटल देखिए- बंद हो गया था? देखिए, आप ऐसा पानी- बोलते हैं। पानी के विषय को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। 30 सेकंड। एक्चुअल बस्तर में हम सिंचाई की बात कर रहे हैं, भूजल संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन बस्तर के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है।
बस्तर की 30,000 की पॉपुलेशन फ्लोराइड से पीड़ित है, लोग अपाहिज हो गए हैं, लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, उनको शुद्ध पेयजल भी मुहैया नहीं करवा पा रही है। चाहे 15 साल की भाजपा सरकार हो या अभी 1 साल में कांग्रेस की सरकार हो, 4 साल। दोनों सरकारों ने इस दिशा में सुध नहीं ली है। और अगर इनकी दुर्दशा देखनी है तो बस्तर और बकावंड के ब्लॉक में आकर के आप देख लीजिए, लोग नौनिहाल बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं। ये बस्तर की विडंबना है। उनका लाइफ लाइन जो है वो कम हो जा रही है और उसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका बहुत बुरी तरीके से तंग हाल है, परेशान है। जितना भी वहां पे बोरवेल में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा जी, एक सवाल मेरा उससे पहले, आप 1 साल क्यों बोलते? पहले भी तो 3 साल आपके पास था। नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र का है और इसके बाद नहीं ना, 3 साल के 15 साल इनके, उसके बाद और 4 साल तो आपके। देखिए, उस समय इतने बोरवेल उस एरिया में नहीं खुदे। आप इसका भी जवाब नहीं दे रहे सर। नहीं, मैं बता रहा हूं। उसके बाद 15 साल में यहां पे जो कार्य हुआ और जो बोरवेल खोदने के बाद जो ट्रीटमेंट प्लांट जितने लगाए गए, वो सब उस क्षेत्र में, बकावंड बस्तर क्षेत्र में फेलियर साबित हुए। जो फ्लोराइड, जो छान के पानी मिलना था, टेडा का कोसा योजना योजना है। यदि किसी शासन काल में बना होगा तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बना। रावघाट का एक परियोजना, लोग महापौर बने, विधायक बन गए और भी कुछ बन गए, वो प्रोजेक्ट की आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए, रावघाट जो मामला है, खासकर जो वहां पर जो लौह अयस्क की खदानें प्रारंभ नहीं हो पा रही हैं, दूसरा रावघाट रेल मार्ग भी अटक गया है। नहीं, जो भी सत्ता पे रहे, कांग्रेस आए, बीजेपी है, सभी लोग हैं, ऐसा आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं में? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब हम बस्तर की बात करें तो सामग्रिक बस्तर की हम बात करते हैं, हम केवल जगदलपुर या बस्तर जिले की बात नहीं कर रहे हैं। बस्तर की बहुत सारी परियोजनाएं संकल्प शक्ति के अभाव के कारण लंबित पड़ी हुई हैं, चाहे वो टाटा का स्टील प्लांट हो या रावघाट रेल परियोजना हो या एनएमडीसी का स्टील प्लांट हो। एनएमडीसी का स्टील प्लांट जो है वो अंगद के पांव की तरह जो है वो अभी भी निर्माणाधीन अवस्था में है। मुझे नहीं लगता कि ये कब तक पूरा होगा। और जिस ढंग से बस्तर में रावघाट परियोजना इतनी महत्वपूर्ण परियोजना है, डिपॉजिट 13 का मामला हो, एसआर का स्टील प्लांट का मामला हो, बस्तर में औद्योगिक दृष्टि से बस्तर को विकास की संभावनाओं को लेकर के चलना चाहिए था। मुझे लगता है कि सरकारों में इच्छा शक्ति का अभाव रहा है और आज भी बस्तर में दोयाम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। ये सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस्तर के लोगों के साथ जो है छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर ऐसा एक मणि है जो हर वक्त चमकता है और हर कोई बस्तर के नाम को लेकर ही आगे बढ़े हैं। दुर्भाग्य से हम जहां पे खड़े हैं, जिस जगह पे है, वहां पे लोगों की हालत बहुत अच्छा नहीं है, पर मैं बहुत आशावादी आदमी हूं। निश्चित रूप से आगे वाले दिनों में और बेहतर होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक, हम किसी भी स्वरूप पे कहें, पर बीजेपी, कांग्रेस, सारे राजनीतिक दल लेफ्ट हो, एक साथ आए तो निश्चित रूप से इस स्थिति को बदल सकते हैं और युवाएं भी अगर आगे आए तो निश्चित रूप से स्थिति बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमान, बाफना जी का, जायसवाल जी का, मनीष जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहीं मत जाइए, बहुत जल्दी कुछ क्षण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ इसी मंच पे रहेंगे। आप लोग उनको भी लाइव सुनेंगे, देखेंगे, वहां भी चर्चा करेंगे बस्तर के विकास को लेकर, आप ही की बातों को लेकर न्यूज 18 में हम आगे चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए। और चलिए अब आपको सीधे जगदलपुर लिए चलते हैं, जहां पर बस्तर विकास कार्यक्रम में सीएम शिरकत करने पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीर अपना प्रोटोकॉल तोड़ने से भी नहीं चूकते हैं। यानी जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर इनके पास पहुंचता है तो वो प्रोटोकॉल तोड़कर भी उनकी समस्याएं सुनते हैं और ना सिर्फ समस्याएं सुनते हैं बल्कि उसका समाधान भी करते हैं। और यही वजह है कि बीते 1 साल में जो बस्तर की तस्वीर है वो बदली हुई दिखाई दे रही है और उनका विजन जो जनता की विकास को लेकर है वो साफ दिखाई दे रहा है। अब
मैं न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी से अनुरोध करूंगी कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी को कि वो मंच पर आए। तो न्यूज 18 के इस खास आयोजन में शिरकत करने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम में वे शिरकत कर रहे हैं। कैसी होगी बस्तर की तस्वीर, बस्तर कितना बदला है इस एक साल में, किस तरह से बस्तर विकास के रथ पर अग्रसर होकर और निरंतर अग्रसर है। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न्यूज 18 के खास आयोजन में शिरकत करने पहुंचे हैं और बस्तर को लेकर खास बातचीत इस वक्त वो एडिटर प्रकाश चंद्र होता से कर रहे हैं। इसके बाद प्रदेश के विकास और एक साल के कामकाज को लेकर हर पहलू पर खास बातचीत बस्तर का विकास के इस खास मंच से होगी, जिसमें पिछले एक वर्ष में सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किए गए कामकाज और आगे आने वाले 4 सालों का विजन प्रदेश सरकार का क्या है, उस पर खुलकर चर्चा होने वाली है, उस पर बातचीत होने वाली है। जिस तरह से पिछले एक वर्ष में बस्तर के साथ साथ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरक्की हुई है, जिस तरह से पिछले एक वर्ष में प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति करता जा रहा है, उन्नति करता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। यही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्पीड, मंच पर यही आमंत्रित कार्य करती हूं किस तरह से आगे बढ़ेगा, एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी को कि वो मंच पर आए और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं कि दोनों चर्चा करें, क्योंकि बहुत देर से जो यहाँ पर मौजूद हैं तमाम दर्शक और साथ ही तालियां तो यूथ बजती भी रहनी हैं, चाहिए। जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इसमें बस्तर के कंजूसी विकास नहीं को हो। लेकर सीएम का रोड मैप क्या है। आज हमारे लिए ऐसा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो युवाओं के लिए भी बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। प्लीज आप, हम बस्तर की चर्चा करेंगे, देश की भी चर्चा करेंगे, पर मेरा सबसे पहला सवाल यही है, मैं सीधे अगर बात करूं बस्तर को लेकर आपका विजन, आप क्या सोचते हैं? जहां तक बस्तर की बात है, बस्तर 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है
और ये 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले होने के कारण से बहुत सारे देश के बहुत सारे प्रदेश हैं, उससे भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। यहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ खूब घने जंगल भी हैं, नदियां भी हैं, पहाड़ भी है, मिनरल्स भी है, लेकिन उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले यही हैं। जो भारत सरकार ने जो आकांक्षी जिला घोषित किया 115 जी, उसमें से 7 हमारे बस्तर के पूरे सभी जिले हैं। जी, यहाँ सबसे ज्यादा कुपोषण है, सबसे ज्यादा अशिक्षा है, सबसे ज्यादा महिलाओं में खून की कमी है, भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा। लोगों को पैसा नहीं, भ्रष्टाचार कहां से होगा? ये कह सकते हैं कि शोषण हो सकता है। अगर अधिकारी यहाँ पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं 2-2 करोड़ का, निश्चित रूप से चाहे स्विमिंग पूल बनाए चाहे एयर स्ट्रिप बनाए, देखिए ये सरकार के नजरिया के ऊपर निर्भर करता है। पिछले सरकारों ने जो किया, तो जो पैसा आया उसका उपयोग किस प्रकार से हुआ, उसका उपयोग उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, कमीशनखोरी उनका मुख्य लक्ष्य रहा है और इस कारण से यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद वो जो लक्ष्य है हमने परिवर्तित किया, और लक्ष्य है व्यक्ति का विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए सहमत, लेकिन किसका? सड़क का, बिल्डिंग का, नेताओं का, ठेकेदारों का, कि व्यक्ति का? तो हमारा जो लक्ष्य है वो व्यक्ति का विकास होना चाहिए। और इसलिए आपने देखा बस्तर में सबसे बड़ी समस्या, यदि छत्तीसगढ़ को जाना जाता है तो नक्सल के कारण से जाना जाता है। हमारी पहचान ही बन गई थी। बाहर से लोग आते थे, ये समझते थे बस एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन उतरेंगे तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे, ये हमारी पहचान बन गई थी। छत्तीसगढ़ का नाम तब होता था जब कोई नक्सली बड़ी घटना हो जाए। लेकिन पिछले 1 साल में हमने इसमें नीति में परिवर्तन किया। हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा। लोग अक्सर आपसे ये जानना चाहते हैं, आप बाकी लोग बात कह रहे थे सुरक्षा की, बाकी चीज की, ठीक है। 28 तारीख को आपकी 5 मुख्यमंत्रियों की एक बैठक भी है माओवाद को लेकर, विकास को लेकर। और उससे पहले एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि मैं पीड़ित पक्षों से भी बात करना चाहता हूं, उनका भी राय जानना चाहता हूं, आखिर क्यों? देखिए, नक्सली घटना करके चले जाते हैं, उनसे बात करने की बहुत लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन हम अपने लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। जिनको प्रजातंत्र में विश्वास है, जो वोट करने जाते हैं, उन पे हम उनसे बात नहीं की आज तक के। हम उनसे बात कर रहे हैं जिनको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। हम उनसे बात कर रहे हैं जो बंदूक की बात करते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जबकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और इसी कारण से मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये तय किया कि भाई आज तक के जो पीड़ित लोग हैं, जो नक्सली घटना से पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, और प्रभावित तो कौन? इंटायर बस्तर। अब बस्तर में फिर आ जाता है, बस्तर में जो आदिवासी रह रहे हैं, बस्तर के जो यहाँ के परंपरागत निवासी हैं, फिर यहाँ जो पत्रकार हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के समाज सेवी हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, यहाँ के जो पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय हुआ है, वो जवान हैं, इनसे कभी किसी ने बात नहीं की। हमने वो बात की। बस्तर में हम 2 दिन रहे, यहीं सर्किट हाउस में विभिन्न वर्ग के लोगों से मिले। उसके बाद हम सुदूर पोलमपल्ली जैसे नक्सली क्षेत्र है, वहाँ जाके वहाँ के आदिवासियों से बात की। फिर हम भोपालपट्टनम गए, वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके माता पिता के नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, उन परिवारों से तो यहाँ भी बात की, वहाँ भी बात की। सबसे बात करने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचे कि
इनका विश्वास पहले जीता जाए। और हमने वो फैसला भी किया, सबसे पहले आदिवासियों के विश्वास जीतने के लिए लोहांडीगुड़ा की जो जमीन है वापस किया। 10 गांव के 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस किया। फिर दूसरी बात यह है हमने शिक्षा की ओर ध्यान दिया। आप सुकमा में चल 105 स्कूल हमने खोला, जो बंद थे उसे शुरू किए। जगरगुंडा जैसे जो 13 साल से बंद था स्कूल, उसमें हम लोग शुरू किए। 305 बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। उसी प्रकार से बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, एक 46 और 26 स्कूल हमने शुरू किया। वहाँ शिक्षकों के वहीं के शिक्षा मित्र अपॉइंटमेंट किए, जो वहीं के बच्चे जो पढ़ लिख लिए थे उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। उसके साथ साथ हम लोगों ने किया कि कुपोषण के खिलाफ जो आंकड़े हमारे पास हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। हमारे मैं कुपोषण पे आऊंगा। मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं, छत्तीसगढ़ में 20 साल के इतिहास में इकलौते ऐसे मंत्री, अब तो मुख्यमंत्री हैं, इकलौते ऐसे मंत्री है भूपेश बघेल जी जिन्होंने बाई रोड सुकमा गए थे। उस वक्त राजस्व मंत्री हुआ करते थे और बाई रोड गए थे। तहसील ऑफिस का सुकमा ने जगरगुंडा गए थे। देखिए यही जज्बा है। उसके साथ मेरा एक सवाल आपसे माओवाद को लेकर और एक है, फिर हम कुपोषण पे आएंगे। चाहे ताड़मेटला हो, चाहे मदनवाड़ा हो, चाहे रानी बोदली हो, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा मनीष जी, रानी बोदली की जब घटना हुई उस वक्त भी भूपेश जी वहां गए थे बिना सुरक्षा के, ताड़मेटला गए थे, मदनवाड़ा गए थे। सारे जगह पे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वहां जाके आप पहले देखे बाकी लोग पहुंचने से पहले। क्या यही चीज आपके मानस पटल पे था कि जब भी कभी मौका मिलेगा हम नए सिरे से माओवाद को लेकर सोचेंगे? देखिए, जब 2004-05 की बात करूं मैं, तो इंजरम में सबसे पहले टायर रोड में उन्होंने ब्लास्ट किया था, आईडी ब्लास्ट किया। नहीं तो इसके पहले मेटल रोड पे ही या फिर मुरम रोड पे ही ब्लास्ट करते थे। पहली बार मेटल मतलब टायर रोड टायरिंग जो हुआ था उस रोड में पहली बार ब्लास्ट हुआ था। उसमें 9 लोग की मौत हुई थी और ट्रक पूरा परखच्चे उड़ गए थे, जिसमें हमारे कुछ जवान भी थे और यही जगदलपुर के ही ड्राइवर क्लीनर थे। मैं उस परिवार से मिला, उसी स्थल पर देखने भी गया था। तो तब से लेकर जब मदनवाड़ा घटना घटी उस समय भी गया जब बड़े संख्या में उन्होंने हथियारों का उपयोग किया। नहीं तो इसके पहले यह था कि आईडी ब्लास्ट करते थे, जो बच गए उसको गोलियों से भूनते थे वो लोग। लेकिन मदनवाड़ा में आप देखेंगे कि उसमें बड़ी संख्या में बड़े हथियारों के, चाहे कि 47 है, इंसास है, 303 का सब उपयोग बड़े पैमाने पे किए थे। मैं उस घटना में भी गया था और जीरम घाटी की घटना भी हमने देखा। ताड़मेटला मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करके वहां पहुंचा था, जहां 76 जवान शहीद हुए थे हमारे। उस स्थल पर भी मैं गया था। ये घटना के देखने से, एक एक घटना को अध्ययन करने के बाद आखिर स्थिति क्या है, क्यों ऐसा होता है, हमको क्या करना चाहिए, वो सब चीजें आज जो बात मैंने एक लाइन में कह दी कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, वो 3 शब्द नहीं है। वो इतने वर्षों के जो हम लोगों ने देखा, सुना, समझा, लोगों से चर्चा की, उसके बाद वो निष्कर्ष है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जवान शहीद क्यों होते हैं? इसलिए कि उनको सूचना नहीं मिलती। सूचना नक्सलियों को मिल जाती है, हमारे जवानों को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां के लोगों का विश्वास पुलिस से ज्यादा नक्सलियों पे था। और यदि हम विश्वास जीत लेते हैं तो जो सूचना गांव के लोग नक्सली देते थे वही सूचना पुलिस को देंगे या जवानों को देंगे। तो हमारे जवानों, इस कारण से आप देखेंगे इस 1 साल के अंतराल में 40% की नक्सली घटना में कमी आई है। 50% हमारे जो यहाँ के जो लोग आदिवासी जो मारे जाते थे उसमें कमी आई है और 60% हमारे जवानों के जो शहादत है उसमें कमी आई है। तो ये इसलिए हुआ कि हम लोगों के लगातार विश्वास अर्जित कर रहे हैं। अभी पोटाली के जो कैंप खोले, कोई आसान काम था? वहां सड़कें बन गई, जहां सड़कें बनाने में हमारे दर्जनों हमारे जवान शहीद हो जाते थे। एक घटना नहीं घटी है, पोटाली सड़क बन रही, इसलिए कि हमने विश्वास जीता है लोगों का और इस कारण से हमको सफलता मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ के जो निवासी हैं, चाहे आदिवासी हों चाहे परंपरागत रूप से जो निवास कर रहे हैं, उनका विश्वास जीते। और विश्वास
एक शब्द है, लेकिन काम इसके पीछे बहुत सारे करने पड़ते हैं। हम न केवल उसकी जमीन वापसी की बात मैंने की, न केवल हमने ऋण माफी किया, न केवल हमने 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, बल्कि 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हमने तेंदुपत्ता भी खरीदा। 22 ऐसे लघु अनुपज है जिसको हमने समर्थन मूल्य खरीदने का निर्णय लिया, और केवल निर्णय भर नहीं लिया बल्कि इंप्लीमेंट किया। और साथ ही जो यहाँ उत्पाद है जितने भी, उसका वैल्यू एडिशन किए, उसका पैकेजिंग किए, निर्माण किए, और उनके जो उनके कौशल है उसका सही उसका मूल्यांकन हो, इस दिशा में हमने काम किया। उसका उदाहरण आपको देखेंगे। जैसे हमने इस साल कहा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की जो योजना है, बाड़ी योजना में 1,25,000 बाड़ियों में हमने बीज वितरण किया। उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि दरभा जैसी घाटी में 27,000 क्विंटल से अधिक करेला वहां के लोगों ने जैविक खेती करके करेला बेचा। और अभी आपने जो कॉफी पिलाई वो उसी दरभा घाटी के है जिसमें उन्होंने ग्रीन कॉफी उत्पादन किया है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जैसे हमारे तिखुर होता है, तो तिखुर प्रोसेसिंग प्लांट हमने दे, छोटी सी यूनिट है, लेकिन उससे रोजगार भी मिल रहा है और उससे कीमत भी मिल रहा है। हम जिस जगह पे हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस है। मैं बात कर रहा था यहाँ पे डीन से और बाकी लोगों से, वो बता रहे थे कि कई ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद खेती कर रहे हैं, बकावंड की है, बाकी जगह की है, बाकी कई ऐसे है। आपको देख के, आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी को देख के जो युवा है खुद खेती करने लगे हैं, क्या कांस्टेंट सपोर्ट मिलेगा उनको? क्योंकि उस पे भी राजनीति है। आप पाबंदियां लगाई जा रही है कि आप 23 लाख 32 लाख टन चावल से, लाख टन चावल से अधिक नहीं खरीदेगी केंद्र सरकार अगर आप 2500 रुपया की रट लगाएंगे तो। देखिए, हम तो 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किए, पिछले साल पेमेंट भी किए। इस साल रोक लगा दिए कि आप यदि धान 2500 रुपये में धान खरीदेंगे तो आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन फिर भी इस साल 24 लाख क्विंटल का उन्होंने सहमति दी, और आप 32 मांग रहे थे, 24 पे 24 कर दिए। लेकिन उसमें भी क्या, इस शर्त पे कि आप समर्थन मूल्य से अधिक पैसा नहीं देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम समर्थन मूल्य खरीदेंगे। हमको अपने किसानों को पैसा देना है तो हम एक जेब में नहीं डाल के दूसरे जेब में डाल देंगे। नोट का रंग थोड़ी बदल जाएगा। हम अभी किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे 5 मंत्री की कमेटी हमने बना दी है, सभी किसानों से बात कर रहे हैं और उसको योजना का नाम देंगे। बजट सत्र में उसको पारित करेंगे, उस योजना का नाम भी देंगे। कह रही है कि आपने वादा किए थे 2500 का और दे रहे हैं 1815, 1825। इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुझे तो दुख होता है। केंद्र सरकार रोकती है और यहां के लोग हल्ला करते हैं। तो मैं कहता हूं इन लोगों को चले दिल्ली चलें, उनसे बात करें। हम तो 25 रुपए देना चाहते हैं, हम तो एक साथ देना चाहते थे। आप रोक लगाएं, हम दूसरे योजना का नाम देंगे। अब भाई उड़ीसा में कालिया के नाम से दे रहे हैं, आपके आंध्र प्रदेश में रायतू के नाम से दे रहे हैं। केंद्र सरकार खुद कहती है किसान सम्मान निधि देंगे, हम भी कोई योजना का नाम दे देंगे और जो अंतर की राशि उस किसानों की जेब में डालेंगे। उनको पैसे से मतलब है। लेकिन पर 2500 रुपया पक्का मिलेगा, 2500 रुपये मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम केंद्र पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हालांकि एमएसपी केंद्र सरकार घोषित करती है, अनाज खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारें एजेंसी के रूप में काम करती है। लेकिन हम उस पर भी निर्भर, क्योंकि हमको पता है कि केंद्र सरकार में अब अनाज रखने की जगह नहीं है। 3 साल का अनाज भरा पड़ा है, अब उसके गोडाउन में रखने की जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में इन अनाजों का हम उपयोग क्या करें, और उसके लिए हम बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं। बायोफ्यूल में अनुमति नहीं दे रहे हैं, अलग लगातार चर्चा हो रही, दबाव भी डाल रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि हमको बायोफ्यूल की अनुमति दे दीजिए, रेट घोषित कर दीजिए। और जिस दिन रेट घोषित कर देंगे और उस दिन हमारे पास हम टेंडर करके बैठे हैं, 13 कंपनी टेंडर करके रखे हैं, हम बायोफ्यूल बनाएंगे, आराम से समर्थन मूल्य पूरे धान खरीदेंगे। अभी केवल 15 कुंटल खरीद रहे हैं, पूरे अनाज खरीदेंगे। गन्ना से भी हम बनाने वाले हैं जी, मक्का के लिए भी हम प्रोसेसिंग प्लांट डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हर किसान के जो उत्पाद है उसका वैल्यू एडिशन, उसको समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिलना चाहिए। यानी कि भारत सरकार से आजादी मिल जाएगी, डिपेंडेंस। मैं आजादी डिपेंडेंस पे मैं सब पूरा कर लूं। देखिए, आप उस प्रकार से शब्दों का प्रयोग मत करिए।
जिससे भ्रम की स्थिति हो और जो भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग करती है। मैं गरीबी से आजादी, अशिक्षा से आजादी मैं सहमत हूं। हम भारत सरकार से क्यों आजाद हैं? हम भारत सरकार हिस्से हैं, फेडरल सिस्टम है, उसका हिस्सा है छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ को अलग नहीं सोचते। छत्तीसगढ़, बट आपकी मांगे तो पूरी होती नहीं है। मांग ना हो तो दूसरे रास्ते हैं। भारत माता हम कहते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी। ये छत्तीसगढ़ महतारी भारत माता की बेटी है, तो ये अलग नहीं है और अलग सोचिएगा मत। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, केंद्र में सरकार बैठी, देखिए उनको समझ ही नहीं आ रहा है अर्थव्यवस्था, कैसे लोगों का आय बढ़े, ये समझ तो बिल्कुल नहीं है। और यदि समझ होती तो मैं ये कह रहा हूं, आपको हम चावल बेचेंगे नहीं, आप हमको केवल अनुमति दीजिए, आपसे कुछ मांग भर नहीं रहे, हमको अनुमति दे दीजिए। हमारा जो बायोफ्यूल होगा, जो पेट्रोल बनेगा अनाज से, उसको खरीदने अब कहीं उनको शक तो नहीं है? पिछली सरकार बोल रही थी अब नहीं, खाड़ी से क्या मिलेगी, बाड़ी से। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पिछली सरकार जो जेट्रोफा की, वो तो जेट्रोफा में सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए और बच्चे लोग उसके जो बीज खा खा के बीमार पड़े, हॉस्पिटल में पहुंचे। इसमें उस प्रकार से नहीं, बहुत सारे जो कंपनी है। भारत सरकार कह रही है क्या? मैं पहले कहा कि उसको समझ नहीं है, अर्थव्यवस्था को समझ नहीं है। आप लगातार आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, इसके पीछे का क्या है? अगर आप कन्फ्रंटेशन की जाएंगे, पॉलिटिकली आप स्ट्रांग हैं, यहां पे लगातार आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, नगर निगम चुनाव में स्वीप रहा, अभी पता नहीं पंचायत चुनाव क्या होगा, पर लगातार आपकी ताकत बढ़ती जा रही है और आपका लगातार हमला भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। मैं वही बात करता हूं जो छत्तीसगढ़ के हित में है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में है। किसान को यदि 25 रुपया दे रहा हूं, हमारी सरकार दे रही है, तो भारत सरकार रोकेगी तो मैं अपने किसानों के लिए नहीं लड़ूंगा। मैं यदि आदिवासियों को जो जमीन देना है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, अभी कोर्ट के माध्यम से रोक लगी, तो कोर्ट में जाकर हम अपनी बात नहीं रखेंगे। तो यदि ये बात रखना है, यदि विरोध है, तो हम विरोधी हैं। हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो थोड़ी बात बनेगी। हम अपनी बात रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? जब आप देखेंगे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्या प्रतिशत है, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है? बस्तर में बैठे हैं, संभाग मुख्यालय में बैठे हैं, यहां आप बीजापुर की सिंचाई कितना है? 6% भी नहीं है, 0%। सुकमा में कितना है? 0%। दंतेवाड़ा में कितना है? 1-2%। जगदलपुर में कितना है? 4%। नारायणपुर 0%। आप जहां सिंचित एरिया है, जहां एक फसल ले सकते हैं, 2 फसल ले सकते हैं, 3 फसल ले सकते हैं, हम एक फसल नहीं बचा पा रहे हैं, हम कैसे तुलना करेंगे उनसे? जी। तो हम यदि यहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम अपने किसानों को 25 रुपये नहीं देंगे तो कैसे होगा? और फिर 25 रुपये देने से फायदा क्या है? 25 रुपये देने से फायदा यह है कि लोग बेरोजगारी दूर होगी, जो जिस काम में फायदा होगा लोग उस तरफ बढ़ेंगे। इस साल 1.5 लाख किसान बढ़े, हमारे अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ, खेती भी बढ़ी है, खेती का रकबा बढ़ा है, इसलिए खेती अब लाभदायक, धान की खेती लाभदायक है। हम गन्ना की खेती भी करना चाहते हैं, मक्का की खेती भी करना चाहते हैं, ताकि जिन जिन का लाभदायक धंधा था उन सबके लाभदायक धंधे तो आप चौपट करवा दिए। कौन सा? 15 साल के सत्ता 14 पे आ गए, 15 थे उसमें भी 1 ले लिए सीट। बस्तर को आपने पूरा खत्म करवा दिया, उसके बाद भी आप कहते हैं कि दिल्ली सरकार हमको सपोर्ट करे। भाई उनके पेट ही नहीं भरे, उनको तो बदहजमी हो चुका है, तो थोड़ा सा वर्जिश करना चाहिए उनको। नहीं, बट एक बात बताइए, आप इतने ताकतवर हैं, आपको और ताकतवर क्यों बनाए बीजेपी? मैं कहां ताकतवर? ताकतवर तो जनता होती है, जनता से ताकतवर कोई प्रजातंत्र में दूसरा नहीं होता। भाई जीते तो 68 में, एक साल में एक और जुड़ गया, पता नहीं और 4 साल है उसमें और कितना जुड़ जाएगा। जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं, ये तो शुभ शुभ बोलिए, उपचुनाव नौबत में आए। नहीं वो ठीक है, बट लोग अगर रिजाइन कर दे और आ जाए तो क्या करेंगे? भाई बाकी जगह पे तो ऐसा ही हो रहा है। हम उसको प्रोत्साहित भी नहीं करेंगे।
हमारे पास 69 सीट है, जनता ने जिता के दिया है। बस्तर में क्लीन स्वीप हुआ, पता नहीं कब ऐसा हुआ था, तो बरसों बाद पूरे 12 की 12 सीट हम जीते हैं। महापौर भी जीते, सांसद भी जीते। अब पंचायती राज है, उसमें भी सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास है हमें। सरगुजा भी जीते, बस्तर भी जीते, बचा कहां? और बाकी लोगों के लिए जमीन छोड़ना है कि वो तो जनता तय करती है। नहीं, जिस हिसाब से आप प्लानिंग ला रहे हैं, जिस तरह से आप लड़ रहे हैं, अभी फिर आपने वो संविधान सारे स्कूल में पढ़ाएंगे, बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे। देखो 15 साल बाद तो लगा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ के लोगों की सरकार है, जो उनके रोजी रोटी की भी चिंता करती है, उसकी सुरक्षा भी चिंता करती है और उसकी संस्कृति का भी संवर्धन करती है। अभी देखा नहीं आपने कि किस प्रकार से आदिवासी नृत्य महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पे किया, और तो बहुत बेहतरीन था। पूरे 7 और देश के आए थे। एक प्रकार से कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हो गया जी। और उसी प्रकार से हमारे युवा महोत्सव किए, हमारे हर ब्लॉक से बच्चे आए थे, 7000 बच्चे आए थे। 3 दिन तक का कार्यक्रम हुआ और हर प्रकार के खेल जो पारंपरिक खेल कूद से लेके उनके जो नृत्य है, संगीत है, सब अब युवा महोत्सव हर साल होगा। हर साल होगा, और आदिवासी महोत्सव भी हर साल होगा, ताकि हमारी तो बाकी लोगों के स्कोप कहां बचा? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरा बताने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ को केवल नक्सली घटना होती थी तभी राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा होती थी जी। जबकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। बस्तर अकेले बस्तर के कहें तो उसके जो कल्चर है, उसकी संस्कृति है, उसके नृत्य है, उसके संगीत है, उसके रहन सहन है, उसके खान पान है, वो सब चीज बहुत बेहतरीन है। आपकी जो नरवा गुरवा की योजना है उस पे ऑर्गेनिक को काफी महत्व दिया जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में एक सपना हम देख सकते हैं कि बस्तर खाद के, रासायनिक खाद से मुक्ति मिल जाए और हम लोग स्वावलंबन हो जाएंगे? न केवल बस्तर बल्कि बस्तर में तो जैविक खेती होती ही है, यहाँ तो बहुत कम खाद का उपयोग होता है। और जो गरवा जो योजना है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात है, तो पानी के मामले में हम पानी हमारे बरसता खूब है, हम उसको संग्रहित करके नहीं रख पाते, उसे संचित करने का आवश्यकता है। दूसरा, गौठान जो योजना है उसके माध्यम से हमारे पास खाद उपलब्ध होगा। न केवल बस्तर की बात बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे, क्योंकि उससे 2-3 फायदे हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी कृषि लागत कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आज इतनी बीमारियां हो रही है, तो कई लोग व्यसन नहीं करते, उसके बाद भी बीमार पड़ते हैं। किसी बीपी बढ़ा हुआ, किसी हार्ट का प्रॉब्लम, किसी कैंसर हो रहा है। तो ये जितने भी हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को उपयोग हम खेतों में कर रहे हैं, चाहे अनाज में, चाहे फल में, चाहे सब्जी में, उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमको पता नहीं चलता। यदि हम जैविक खेती करेंगे तो बीमारियां कम होगी, पेस्टिसाइड का उपयोग कम होगा, तो ये सारी जो बीमारियां हो रही है उससे हम निजात पाएंगे। तो कई प्रकार के लाभ हैं कि हम जैविक खेती करने से हमारे बहुत प्रकार के हमको लाभ मिलेगा। भोजन में स्वाद आएगा, नहीं तो बहुत सुंदर दिखता जरूर है लेकिन उसमें स्वाद कुछ नहीं होता। लेकिन यदि जैविक खेती से किया हुआ जो अनाज हो, चाहे फल हो, सब्जी हो, उसका स्वाद कुछ और होता है। नागरिक संशोधन कानून को लेकर आप लगातार बात कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं आप, जिस तरह से सरकार, भारत सरकार कानून ला रही है, आदिवासियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। आखिर क्यों? देखिए, एक चीज है, आप लोग थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा आपको। ये समस्या कहां से आई? ये समस्या आसाम से। आसाम जो बांग्लादेश के करीब है, बहुत सारे घुसपैठिया वहां आए। बांग्लादेश के जब पाकिस्तान के साथ 71 में युद्ध हुआ तो बहुत सारे शरणार्थी भी यहाँ आए, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि सीमावर्ती है आसाम, इस कारण से बांग्लादेश के लोग आए। वहाँ के राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हुई, आंदोलन भी हुए, असम गण परिषद सत्ता में आई जी, भारत सरकार के साथ समझौता हुआ कि हाँ एनआरसी होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पहचान किया गया। पहचान करने में लगा 10 साल, हजारों कर्मचारी उसमें लगे और 1600 करोड़ रुपया लगा। वहाँ की जनसंख्या कितना है? 3 करोड़, जितना हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है उसके आसपास वहाँ की जनसंख्या है। तो उसमें 1600 करोड़ रुपये लग गए। अब उसमें पहचान क्या है कि
उसमें ये हुआ 19 लाख लोग हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठिए के रूप में यहां आए। उसमें 15 लाख हिंदू थे, 4 लाख मुसलमान थे। अब इसको करना क्या चाहिए था? उनको बांग्लादेश से बात करनी थी भारत सरकार को कि भाई इतने घुसपैठिए हैं, ये नाम है, उसको ये आपके देश के नागरिक हैं, इसको ले जाइए। ये बात करने के बजाय वो दूसरा कर लिए। दूसरा क्या किए कि इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। एक छोर की बीमारी है, एक हिस्से की बीमारी है, उंगली की यदि फोड़ा हो गया तो पूरे शरीर में फोड़ा करोगे आप। इस बीमारी को पूरे देश भर में आप ला रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? और दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूंगा कि उसमें भी जो आप सर्वे किए, उसमें सर्वे किए तो उसमें क्या है? जो व्यक्ति कारगिल की लड़ाई लड़ा है उसको आप भारत के नागरिक नहीं मार रहे हैं। जो भारतीय परिवार को, राष्ट्रपति के परिवार को भी, जो राष्ट्रपति के परिवार है, फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उसके परिवार है, वो भारत के नागरिक नहीं है। तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी जो विधायक है अभी वर्तमान में, वो भी नागरिक नहीं है। और उसके मुख्यमंत्री सोनोवाल जी, आसाम के मुख्यमंत्री, कहते हैं ये ठीक नहीं है, हम लागू नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी खुद के मुख्यमंत्री उसको तैयार नहीं और हमको कहते हैं लागू करो। और फिर आप जनगणना की 2011 के, हम बस्तर में बैठे हैं, बहुत सारे हिस्से में जनगणना नहीं कर पाए हम लोग। अब जनगणना नहीं कर पाए तो एनपीआर कैसे करेंगे? एनपीआर में है क्या? एनपीआर में जो क्लास डाले उसको आप लोग भी समझ लीजिए। एनपीआर में यह है कि आपको अपनी वोटर आईडी देना होगा। तो वोटर आईडी दे दिए, जो फिर बोलते हैं आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो जो भारत का नागरिक होगा वही तो मतदाता बनेगा। और उसमें सबसे जो तीसरा जो क्लास है, तीसरा चौथा जो क्लास है, 6 क्लास डाले, उसमें जो 2 क्लास हैं वो बहुत खतरनाक है। वो क्या कहते हैं? आपको अपने जन्म तिथि बताना पड़ेगा, जन्म स्थान बताना पड़ेगा, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब कहते हैं आप अपने माता पिता के जन्म स्थान और उसकी जन्म तिथि आप बताएंगे। मैं दूसरी बात नहीं करता, मैं अपनी बात कहता हूं। मेरे पिताजी पढ़े हैं, 10वीं पढ़े हैं, उसकी जन्म तिथि मुझे मालूम है। मां की जन्म तिथि मुझे नहीं मालूम, मुझे अपने मां की जन्म तिथि नहीं मालूम। अब मैं कहां से पता करूं? और यदि मैं कुछ देता हूं तो फिर गलत साबित होऊंगा, और गलत हुआ तो मेरी नागरिकता खत्म, विदेशी। तो यहां बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके माता की जन्म तिथि, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके पास जमीन का कोई कागज नहीं है, जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, वो जन्म तिथि कहां से बताएंगे? यही आप बस्तर की बात करें, 600-700 गांव खाली हो गया। जो लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जाकर आज रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो अपने गांव को पता क्या देंगे? वो तो गांव उजड़ चुका है, कौन जाकर वेरीफाई करेगा? कितने लोग हैं जिसके माता पिता की जन्म तिथि मालूम है? छोटे बच्चों की बात छोड़ दीजिए उनको, लेकिन यहां जो बैठे हैं सामने में, उनको अपने माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान बताने में, और जो यहां नक्सली घटना में जिनके माता पिता मर गए, हत्या हो गई, और वो जो छोटे बच्चे हैं वो क्या बताएंगे? जो लोग इस प्रदेश के नहीं हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं, वो माता पिता के जन्म स्थान और जन्म तिथि पता करने वहां जाएंगे। कोई हरियाणा जाएगा, कोई पंजाब जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार जाएगा, कोई साउथ में जाएगा। तो पूरे हिंदुस्तान के लोग इधर उधर भागे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग दूसरे प्रदेश गए हैं। और जो रघुवर दास छत्तीसगढ़ आएंगे, हाँ, बोईडी आएगा, वो राजनांदगांव जिले गांव में। दूसरी बात यह है, आप तो कुछ पूछताछ भी करवाए थे वहां पे। बहुत सारे जो लोग बंटवारे के समय हिंदुस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, अब अपने माता पिता के जन्म स्थान और जन्म तिथि पता करने कहां जाएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी कहा क्या बताएंगे? जो खुद पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, वो कहां के स्थान बताएगा? उसे माता पिता के स्थान बताने कहां पूछने जाएंगे? यहां बहुत सारे सिंधी हैं, लाखों की तादाद में, वो सब पाकिस्तान से आए हैं। सिंध कोई प्रांत तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, वो सब वहां से आए हैं, सिंधी। तो सिंधी समाज के लोग कहां पूछने जाएंगे? कैसे प्रमाणित करेंगे अपने आप को, जन्म स्थान और जन्म तिथि? तो ऐसे क्लास क्यों डाल रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी हो?
और एक प्रांत की समस्या को पूरे देश की समस्या क्यों बनाने में तुले हुए हैं? तो क्या ये डाइवर्ट करने के लिए किया गया या इसके पीछे का मकसद क्या? शुरू से मैं कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ नहीं आता। इसको गाय, गंगा, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस इसके अलावा क्या आता है? न गंगा साफ कर पाए, न गौ माता की सेवा कर पाए। तो ये आज करना क्या चाहते हैं? ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। वो 40% लोगों के पास, सीधी सी बात है, उसके पास जमीन नहीं है। सीधी सी बात है, उसमें से अधिकांश लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका मतलब है वो न जन्म तिथि बता सकते, न जन्म स्थान के लिए कोई प्रमाण बता सकते। तो फिर उनके साथ क्या होगा? चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। मैं अल्पसंख्यक की बात नहीं करता, वो लड़ लेंगे अपनी लड़ाई, लड़ भी रहे हैं। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो गरीब हैं, जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं। और फिर प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास बिजली कनेक्शन की बिल है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ लोगों के पास पासपोर्ट है। अब इसके बाद भी आपको और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए आपको भारत के नागरिक होने के लिए? बट सरकार कह रही है कि ये सब से एक भी नहीं माना जाएगा, मान्य नहीं होगा इसमें से कोई भी। तो वही मैं, और क्या चाहिए आपको? जब आपने कहा जो 71 से पहले जो लोग, 87 से पहले जो लोग यहां हिंदुस्तान में, वो सभी हिंदुस्तानी हैं। मुझे मतलब सबसे दुर्भाग्यजनक बात क्या है, मुझे कोई कहे कि तुम भारतीय हो तो प्रमाणित करो, तो इससे बड़ा अपमान मेरा क्या हो सकता है? यहां बैठे हुए लोगों को कहे कि आप भारतीय नहीं हो, इन लोगों को क्या गुजरेगी इसके मन में? आप तो केवल हिंदू मुसलमान खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये जनता समझ चुकी है। सबको प्रमाणित करना पड़ेगा। आपने एक बार नोटबंदी में सबको बना लिया कि देश का काला धन समाप्त, काला धन वापस आएगा, नोटबंदी में सब जमा करो। पूरे मतलब 125 लोग मरने के बाद भी शिकायत नहीं कि हाँ भाई ठीक है, काला धन वापस आना चाहिए। लोगों के रोजगार छीने गए, होटल बंद हो गया, नौकरी छीन गई, कोई इलाज नहीं करा पाया, इलाज नहीं कराने के कारण से लोगों की मौतें हो गई, तब भी बर्दाश्त किए लोगों ने। लेकिन काला धन वापस आया क्या? उन्होंने कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो गया। क्या नक्सलवाद समाप्त हो गया? तो जब नहीं तो भाई काटखंडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता। आप एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, एक बार ठग सकते हैं, बार बार आप लोगों को नहीं ठग सकते। अभी आप मंदी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप किसानों के दाम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आप केवल अब NRP, CAA, हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं आप। पहले स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, फिर आपने सिखाया डिमोनेटाइजेशन, फिर सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, फिर अब आ गया CAB, CAA, NPR, NRC, सब अंग्रेजी सिखाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आप जब हमारे दर्शकों में से कितने लोगों को पता है पता नहीं, छत्तीसगढ़ में जो आज नकल हम लोग जमीन का निकालते हैं कंप्यूटर के जरिए, ये जब राजस्व मंत्री थे तब शुरुआत इसकी हुई थी। तो आज भी उसके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। भूया कार्यक्रम की शुरुआत, भूया कार्यक्रम, और उसी का एक अगला कड़ी भी था कि नारायणपुर में जो गांव है, नारायणपुर जिले में, उसका आपने अबूझमाड़ का, उसका आपने स्केलिंग मैपिंग और उसका नए सिरे से आपने उसका सर्वे कराने की बात कही थी। अभी जो मेरे कार्यकाल के बाद, उसके बाद उसमें आगे कुछ बढ़ा नहीं। अभी हम लोग उस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो मकान है उसे किसी के पास नक्शा नहीं, केवल आपको बताना पड़ता उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पूरब में ये है, पश्चिम में ये है। आप उसको नक्शा बता नहीं पाते। अब जो स्केल है 1:4000 का, उसको घटा के 1:500 हम कर दें तो आपके घर का भी नक्शा बन जाएगा। उस नक्शे में दिखेगा कि आपका घर क्या है, कहां पर है। फिर आपको कोई ठग नहीं सकेगा। नहीं तो क्या होता है कि एक जमीन की कई बार रजिस्ट्री हो जाती है,
तो वो उसको बचने के लिए भी हम काम कर रहे हैं, उस दिशा में होगा, ताकि हम बार बार जो जैसे रजिस्ट्री होगी उस सब में आपके सब रिकॉर्ड में आपका संशोधन हो जाएगा। तो आपको बार बार पटवारी चक्कर, आरआई चक्कर, तहसीलदार का चक्कर, ये भी खत्म करेंगे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं आपसे, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि आपको बीजेपी वाले सपोर्ट करें। हाँ, वो आ जाएंगे, धीरे धीरे अपने तरफ आ जाएंगे, उसमें क्या है। बस्तर में काफी पलायन हुआ था पिछले दिनों, पिछले 15 साल में। जैसे आपने कहा कि सलवाजुड़ में 621 गांव खाली हो गए थे, ठीक है, डब्बा टोटा के गांव के लोग वापस आ गए, कुछ गांव के लोग वापस आए, बट अभी भी बहुत सारे लोग दूसरे प्रांत में हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपनी जमीन न छोड़ें, आए यहाँ बसे, हम लोग सुरक्षा भी देंगे, उनकी जो जमीन है उसे भी देंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उसे अधिमान्यता पत्र भी देंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा नुकसान उनका हो रहा है, क्योंकि वहां जाने के बाद उसे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती। हमने तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कर दिया, जिसके पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है उसके बेटे को, नवजात शिशु को भी जाति प्रमाण तुरंत इशू कर रहे हैं। वहां उसको तकलीफ हो रही है, आदिवासी हैं हमारे और वो गए हैं, उनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ आए, उसकी जमीन है, उसके मकान है, उसे अधिमान्यता पत्र देंगे, उसे मकान बनाने की भी हम सहूलियत देंगे और यहाँ रहे। हम सिंचाई की भी योजना बस्तर में लाएंगे ताकि यहाँ भी लोग किसान समृद्ध हों। यहाँ जंगल तो है, जंगल के साथ साथ खेती भी करें, और ऐसी खेती जैसे अभी आपने काफ़ी, जंगल के नीचे काफ़ी भी हो सकते हैं आप, तीखुर भी उत्पादन होता है यहाँ उसमें हल्दी भी हो सकता है, उसमें जीमीकंद भी हो सकता है। बिना पेड़ काटे भी हम इन सब चीज़ों को उत्पादन कर सकते हैं, जिसे दुनिया में बहुत एक किसान मुख्यमंत्री बनने का फायदा यही है। निश्चित रूप से जो जिस वर्ग से आता है उसके बारे में सोचेगा। मैं किसान हूं तो किसान के बारे में बारीकी से जानता हूं कि इसकी तकलीफ क्या है और उसको फायदा किस में हो सकता है। एक सवाल है कि बस्तर की जब हम बात करते हैं, कांग्रेस के समय में जब आप राजस्व मंत्री हुआ करते थे, पीएचई मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त काफी प्रयास हुआ था बस्तर को इंडस्ट्रियलाइज करने की, प्रयास भी हुआ। नगरनार आज भी निर्माणाधीन है। दूसरी तरफ से यहां पे कई सारे लोग कहते हैं एक टैक्स हॉलिडे कहा जाता है कि 10 साल तक यहां पे करमुक्त करेंगे अगर आप इंडस्ट्री खोलोगे। इस तरह का कोई पैकेज, स्पेशल पैकेज बस्तर की परिकल्पना में है क्या? मैं नहीं कहता अनाउंस करें। यहां उद्योग हम लगाना चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार के उद्योग नहीं जिससे यहां के लोगों को उजाड़ना पड़े, यहां के लोगों की जमीन छीनना पड़े। यहां हम उस प्रकार के उद्योग लगाना चाहते हैं जो उसको रोजगार दे सके, उसके जो उत्पाद है उसे वैल्यू एडिशन कर सके। जैसे मक्का उत्पादन कर रहे हैं, जी, मैं जस्ट कहने वाला था। हम उसी प्रकार तिखुर का प्रोसेसिंग पार्क, इमली सबसे ज्यादा बस्तर में उत्पादन होता है, लेकिन कैंडी यहां पर नहीं बनता। अब बस्तर में कैंडी बन रहा है, इमली के कैंडी बन रहा है। तो इस प्रकार से वैल्यू एडिशन करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके बिना किसी को। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब बात करें तो जरूरी नहीं है कि बड़े फैक्ट्री हो, बड़े फैक्ट्री हो कोई जरूरी नहीं। आप अगर वहां पे अगर इस तरह का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो या मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, तो जितने भी आप बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे वो सब कंप्यूटराइज्ड है। 4000 करोड़ के आप पावर प्लांट लगाते हैं, रोजगार कितने लोगों को? 400 लोगों को नहीं मिलता। यदि 4000 करोड़ के छोटे छोटे उद्योग आप खोल दीजिए, वो 40,000 लोगों को रोजगार दे देगा। तो हम लोगों को रोजगार मूलक हो, वैल्यू एडिशन हो, हमारे पर्यावरण को कोई प्रभाव ना हो और प्रकृति को भी नुकसान ना हो। आपकी एक परिकल्पना है हर ब्लॉक स्तर तक आप खाद्य प्रसंस्करण केंद्र या फूड प्रोसेसिंग प्लांट ले जाने की? हाँ, छोटे छोटे यूनिट हम 111 से ऊपर डाल चुके हैं, 111 से ऊपर हम लोग डाल चुके हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन उसका लाभ तो लोगों को मिल रहा है। हम उसी पहले सरकार किए बगैर खूब नाम कमाती थी, आप करते हैं बताते नहीं करके जो धरातल में नहीं आया, लाखों करोड़ के एमयू किए, 1,75,000 करोड़ का एमओयू हुआ था। हाँ, वो आया नहीं, देश विदेश अलग घूम लिए। हम उस प्रकार से नहीं, हमारी योजना ये है कि यहाँ चाहे वो जैसे काला चावल उत्पादन कर रहे हैं, उसका मार्केटिंग हम करें। यहाँ जो चीज उत्पादन हो रहा है उसको मार्केट, यहाँ चिरौंजी है, चार है, कुछ है, काजू है। एक सवाल है मेरा कि ब्रांडिंग की जब बात आती है, कोई भी प्रोडक्ट है, बस्तर की इमली है, वो पैकेज होके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होते हुए घूम के आती है और रायपुर में ही 80 रुपया में बिकता है, यहाँ पे 4 रुपया नहीं है उसका कीमत। वो ब्रांडिंग के लिए एक रूपता लाने की कोई योजना है क्या? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है और मैं आपके दर्शक के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से कोई सुझाव हो तो मैं आमंत्रित करता हूं। यहाँ
सब प्रकार के लोग बैठे हैं, छात्र छात्राएं भी हैं, व्यवसायी भी हैं, अधिकारी भी हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं। इस प्रकार से कोई सुझाव हो, बढ़िया सुंदर सा नाम जो अट्रैक्टिव हो, जो छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व करता हो, इस प्रकार से कोई नाम हो तो ब्रांडिंग के लिए उसकी डिजाइन भी और नाम भी दोनों सादर आमंत्रित जिस तरह का हम लोग देवभोग दूध का है उसी तरह का इसका भी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं सुझाव मांग रहा हूं, ये प्रजातंत्र है। बस्तर की जब भी बात करें, माओवाद 30 साल से 3 दशक से हिंसा को झेल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कितने दिन में खत्म हो जाएगा, पर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे युवा यहां पे हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आप हैं। रोजगार की हम बात नहीं करते कभी भी, हमने कई दिनों तक देखा, पढ़ा के छोड़ दिए और ड्रॉप आउट इसीलिए भी रहा। उस और भी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने कहा कि एनएमडीसी को आप परीक्षा के केंद्र बस्तर करिए। आप हैदराबाद में परीक्षा नहीं लेंगे, यहाँ परीक्षा केंद्र करेंगे तो यहाँ बच्चों को रोजगार मिलेगा, एनएमडीसी को। दूसरी बात यह है कि यहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अब जितनी भी परीक्षाएं होगी, अभी तक जितना हो गया, अब जो होगा वो हमारे बस्तर में होगा, जगदलपुर में होगा, ताकि यहीं के बच्चों को ही तृतीय चतुर्थ श्रेणी में नौकरी मिल सके। तीसरी बात, जितने भी यहाँ सड़कें बन रही, निर्माण कार्य हो रहा है, चाहे पीडब्ल्यूडी करे चाहे आरईएस करे, होता क्या है कि ई टेंडरिंग होती है। ई टेंडरिंग में बाहर के लोग ठेका ले लेते हैं, डर के मारे बनाने नहीं आते, यहाँ निर्माण भी नहीं होता है ना। और दूसरी बात यह है कि लोगों को सुविधा भी नहीं मिलती। अब हमने किया है कि 50 लाख तक के जो कार्य है वो यही आपका टेंडर होगा स्थानीय स्तर पे, और लोग यहीं के लोग उसमें काम करेंगे, तो स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और निर्माण कार्य भी होगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकें। एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल कह सकते हैं, जब रायपुर से मेरा जैसा कोई आदमी आता है, सड़क बहुत हालत खराब है, पर टोलगेट नया नया चकाचक है, सड़क को भी कराने का भारत सरकार से प्रेशर देंगे कैसा? मैं नहीं कहता कि फिर एक लड़ाई हो जाए उसी मुद्दे पे, पर इसको लेकर कुछ हो सकता है क्या? तो लड़ाई का रास्ता तो अभी बता रहे हैं, उसके बाद पूछते हैं लड़ाई हो जाएगी। पूरे प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, एक जगह काम नहीं चल रहा है। चाहे रायपुर से धमतरी की बात करें, चाहे धमतरी से जगदलपुर की बात करें, चाहे उधर से आप रायगढ़ से आप पत्थलगांव की सड़क की बात करें, बिलासपुर की तो बात ही ना करें, कोरबा की बात करें, ये सारी सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुकी है, भारत सरकार के अधीन है। गडकरी जी से मैंने मीटिंग भी की, दीपावली के समय गया था, सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उसके बाद भी रिजल्ट सिफर है। तो भारत सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, वही तो मैं कह रहा हूं। अब बदनामी हमारी हो रही है, ये सड़क नहीं बन रही है, बनाना किसको है? भारत सरकार। तो कोई ऐसी योजना लाए क्या कि हर, अब उनको तो सीए एनआरसी से फुर्सत नहीं है, तो सड़क कहां से बनाएंगे? ये तो जल्दी खत्म कर ले तो सड़क भी बनाए। बजट में स्थिति क्या है? बजट प्रस्तुत होने वाला है, लेकिन अभी तक आरबीआई से 1,74,000 करोड़ अलग निकाल लिए हैं, 47,000 करोड़ रुपए अलग निकाल लिए हैं। अभी फिर से हालत खराब है। अभी हम लोगों जो आपने जीएसटी लागू कर दिया, जीएसटी लागू करने के बाद जो हमारा हिस्सा है, हमको 2300 करोड़ रुपए अभी मिलना है, क्योंकि हम उत्पादक राज्य हैं। इसलिए जो अंतर की राशि जो मिलना चाहिए अभी दे ही नहीं रहे हैं, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। फिर ये सब बातें कर रहे हैं, जो एनआरसी होगा तो उसमें तो लाखों करोड़ रुपया खर्चा होगा। फिर तो सवाल इस बात का है कि जब हमारे हिस्सा देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप एनआरसी सर्वे कराएंगे। अब एक राज्य में 1600 करोड़ रुपया लगा दिए, तो पूरे 3 करोड़ के इसमें तो 130 करोड़ के जानकारी लेने में कितने 100 करोड़ रुपया लगेगा? तो ये अनुत्पादक चीजें हैं जिसकी तरफ इस सरकार का ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूं जो केंद्र में बैठी सरकार, इसको कुछ नहीं आता, केवल हिंदू मुस्लिम, गंगा, गाय, इसके अलावा कुछ नहीं आता। नौजवान पढ़ लिख के तैयार है, इनको रोजगार के बारे में क्या कुछ दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए तो बैलगाड़ी में विरोध करने गए थे, और सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग यही लोग कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग यही लोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कौन सबसे ज्यादा चलाता है? बट उसमें तो वो कुछ वायरस छोड़े थे, आपने उसको पकड़ लिए बोल रहे हैं। देखिए, एक चीज है कि आपको
पूरे दुनिया आप घूम लिए, आज सबसे ज्यादा आप जब एनआरसी की बात कर रहे हैं, एनपी, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? इस देश का। जो देश की जो छवि थी पूरी दुनिया में, वो धूमिल हो रहा है। और यदि व्यक्तिगत रूप से कहें तो मोटा भाई नरेंद्र मोदी जी का नुकसान हो रहा है। वो देश से बाहर जा ही नहीं रह पा रहे हैं। अभी कोई विदेश जा रहे हैं क्या? नहीं तो जब चुनाव होता था तभी आते थे वो, लेकिन अभी वो जाना भी बंद हो गया। क्यों? कि सब लोग आलोचना कर रहे हैं इसका, एनआरसी का, सीए का। आज आप दोनों अलग अलग भाषा कर रहे हैं, मोदी जी अलग कहते हैं, शाह जी अलग कहते हैं। अब सवाल इस बात के किसकी बात माने किसकी बात ना माने, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, यही समझ नहीं आता। एक आदमी कहते हैं एनआरसी लागू होगा, दूसरा बोलते इसमें चर्चा नहीं हुई है। तो सच कौन सा है? तो देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? तो जो 5 साल में मेहनत करके मोदी जी अपनी छवि वैश्विक बनाए थे, पूरा अंतर्राष्ट्रीय नेता, उससे ज्यादा लोकप्रिय कोई नहीं है दुनिया में, उसको छोटा भाई ने एक झटके में खत्म कर दिया, सीए, एनआरसी और एनपीआर करके। पर लोग कह रहे हैं कि आप यही कह के बात फैला रहे हैं करके, क्या कि दोनों के बीच में डिफरेंस है करके। तो सवाल भाई, प्रधान अमित शाह जी कहते हैं कि सीए लागू, क्रोनोलॉजी समझाते हैं, मीडिया में समझाया दिखाया, पहले सीए भी आएगा, फिर वो सीए कानून बनेगा, फिर एनपीआर होगा, फिर एनआरसी होगा, ये कहते हैं। 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में कहते हैं कि एनआरसी के बारे में कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई, और दूसरे तरफ राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा एनआरसी लागू होगा। गृह मंत्री जी लोकसभा में कहते हैं कि एनआरसी लागू होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसकी चर्चा ही नहीं है, डिटेंशन सेंटर है ही नहीं, एनआरसी लागू नहीं होगा। तो सवाल, तो दोनों के बीच में अंतर दिखाई देता है कि नहीं देता है? एक कहते लागू होगा, एक कहते नहीं होगा, तो अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों एक नहीं है। वो तो मोटा भाई को छोटा भाई निपटा रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में देश पिस रहा है। वैसे केंद्रीय बजट आने वाला है, कितनी उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ को? भाई हम तो उम्मीद पूरा रखेंगे, हमारा हिस्सा पूरा दे, यहाँ की सड़कों को बढ़िया बनाए, यहाँ परियोजनाओं, रेल परियोजनाएं हैं, हमारे जितने भी जल संसाधन के परियोजना है उसको स्वीकृति प्रदान करें। हम तो चाहेंगे यहाँ विकास के लिए। आप भी बजट ला रहे हैं? हम फरवरी में लाएंगे। उसके बाद क्या उम्मीद करें? हम तो अभी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आदिवासियों के लिए, सब वर्ग के लिए हमारे कार्यक्रम होंगे। बीजेपी बार बार कह रही है 2500 रुपए आप नहीं देंगे, ये बातें घुमा रहे हैं। मैं तो वैसे आप ही के इलाके के एक आदमी वाला बहुत जिद्दी आदमी है भाई, भूपेश बघेल जी, पक्का ही देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पक्का देंगे। हम विधानसभा में घोषणा कि हम देंगे। मैं कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं हूं जो वहां बोल के मुकर जाऊं। वो मुकर सकते हैं, मैं नहीं मुकरूंगा। मैं 2500 रुपये दूंगा, किस प्रकार से देना है वो तय करेंगे। एक बात तो तय है कि बस्तर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी के पास इतने सारे परियोजना है, इतनी सारी योजना है, परिकल्पना है, मानस पटल में इतनी सारी बातें हैं, हो सकता है रात हो जाए। पर बहुत बहुत धन्यवाद जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जोरदार तालियों से। बट स्टेज पे ही बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका, और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप दोनों का इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन अब बारी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सम्मानित करने की, यानी एक छोटा सा मोमेंटो सीएम भूपेश बघेल जी को यहां पर दिया जाएगा पूरी न्यूज 18 टीम की तरफ से। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नरबा, गरबा, घुरबा और बाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, और इस काम के साथ ही जिस तरह से किसानों की स्थिति में ना सिर्फ सुधार हुआ है बल्कि बाजार भी बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं, तो ये पूरे दर्शकों न्यूज 18 की टीम की तरफ से उसी का प्रतीक चिन्ह मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इस क्षण को
थोड़ा और मूल्यवान बनाएं। इस स्मृति क्षण के साथ ही मैं अपने उन तमाम सहयोगियों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सम्मानित करने के लिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं आरएनएस पब्लिसिटी के डायरेक्टर मिस्टर ब्रजेश शर्मा, पावर ऑफ मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी। गौतम हॉस्पिटल भानु प्रतापपुर के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल गौतम, बस्तर के सर्वोत्तम अस्पतालों में से एक कि वो